नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MKT क्लासेस हरियाणा पर। दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और आपको इस चैनल पर सारा का सारा प्राचीन भारत का इतिहास करवाया जाएगा, जिससे कि आपके सारे के सारे लगभग क्वेश्चन हैं जो कंप्लीट हो जाएंगे और आपका एक भी क्वेश्चन पीछे नहीं रहेगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत एक क्या है? भारत एक विशाल प्रायद्वीप है और प्रायद्वीप वो होता है जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ होता है और एक ओर से स्थल भाग से घिरा हुआ होता है। भारत कितने ओर से समुद्र से घिरा हुआ है? तो भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। प्राचीन भूगोलवेताओं ने भारत की स्थिति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो प्राचीन भूगोलवेताओं ने भारत की स्थिति के लिए चतुस्थितम शब्द का प्रयोग किया है। भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम किसमें आया है? तो भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम अष्टाध्यायी में आया है और अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? ये लिखी थी पाणिनि ने। भारत का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो भारत का नामकरण एक राजा हुआ करता था भरत, उसके नाम पर हुआ है। यूनानियों ने भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो यूनानियों ने भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। मध्यकालीन लेखकों ने भारत के लिए किस नाम का प्रयोग किया? तो मध्यकालीन लेखकों ने भारत के लिए हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, साहित्यिक साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? तो साहित्यिक साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं और इनके दो प्रकार हैं, एक तो धार्मिक हो जाएगा और दूसरा धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है और चारों वेदों का नाम क्या है? तो इनका नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। वेदांग के अंतर्गत आते हैं, तो वेदांग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद वेदांग के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद क्या है? तो यह एक कर्मकांड प्रधान वेद है। संगीत का प्रथम साक्ष्य मिलता है, तो संगीत का प्रथम साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? तो संगीत का प्रथम साक्ष्य हमको सामवेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद ऋचाओं या फिर प्रार्थनाओं का संग्रह है, यानी इसके अंदर प्रार्थनाएं दी गई है। सामवेद के अधिकांश गीत लिए गए हैं, तो सामवेद के अधिकांश गीत ऋग्वेद से लिए गए हैं। यजुर्वेद से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो यजुर्वेद से हमको यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्वाहा शब्द हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जो शादी विवाह में या फिर कोई कार्यक्रम होता है उसमें पंडित नाम लेते हैं स्वाहा, तो उसको हमने यजुर्वेद से लिया है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा है? तो सबसे लोकप्रिय वेद अथर्ववेद या फिर ब्रह्मवेद है, क्योंकि इसके अंदर जादू टोना, तंत्र मंत्र इत्यादि दिए गए हैं। और जैसे प्राचीन समय के अंदर जो वेद होते थे जो किसी का इलाज करते थे, तो वे अथर्ववेद में से ही जानकारी प्राप्त करके उनका इलाज करते थे। अथर्ववेद किसका संग्रह है? तो अथर्ववेद तंत्र मंत्र या फिर जादू टोने भी बोल सकते हैं, उनका संग्रह है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बौद्ध ग्रंथों में प्रमुख है, तो बौद्ध ग्रंथों में कौन से ग्रंथ प्रमुख है? तो इनमें त्रिपिटक निकाय और जातक ग्रंथ आदि प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हिंद यवन शासक मिनांडर के विषय में सूचना किससे प्राप्त होती है? तो मिनांडर के विषय में सूचना हमको नागसेन रचित मिलिंद पन्हो से प्राप्त होती है। मिनांडर किसके साथ लड़ा था? तो मिनांडर वसुमित्र के साथ लड़ा था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बुद्ध तथा बुद्धिस्टों के जीवन की चर्चा है, तो बुद्ध तथा बुद्धिस्टों के जीवन की चर्चा किसमें है? तो इनकी चर्चा जातक ग्रंथों के अंदर दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बुद्ध के जीवन से संबंधित कथानकों का विवरण किसमें मिलता है? तो बुद्ध के जीवन से संबंधित कथानकों का विवरण हमको कथावस्तु में मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जैन साहित्य क्या कहलाते हैं? तो जैन साहित्य आगम कहलाते हैं। और आगमों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और अंगों की संख्या पूछे तो अंगों की संख्या कितनी है? तो अंगों की संख्या 12 है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जैन आगमों को वर्तमान स्वरूप कब दिया गया था? तो जैन आगमों को वर्तमान स्वरूप 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में जो जैन समिति हुई थी उसमें दिया गया था। भगवती सूत्र से
जानकारी मिलती है। तो भगवती सूत्र से हमको किसकी जानकारी मिलती है, तो हमें इसमें 16 महाजन पदों की जानकारी मिलती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऋग्वेद कहलाता है, तो ऋग्वेद क्या कहलाता है, तो ऋग्वेद को हम ज्ञान का वेद कहते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से किसके जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, तो भगवती सूत्र से हमको महावीर स्वामी के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, महाभाष्य किसने लिखा, तो महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था और ये किस काल में लिखा गया, तो इसको शुंग काल में लिखा गया था, 2री शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, महाभाष्य से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो महाभाष्य से हमें मौर्योत्तरकालीन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। पतंजलि किसके पुरोहित थे, तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है, तो संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ अष्टाध्यायी है और अष्टाध्यायी किसने लिखा, तो इसको पाणिनि ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अर्थशास्त्र किसने लिखा, तो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था और कौटिल्य के जो अन्य नाम है उसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकालीन सामाजिक दशा के बारे में जानकारी मिलती है। राज व्यवस्था या फिर राजकीय व्यवस्था पर लिखी गई पहली पुस्तक है, तो राज व्यवस्था या राजकीय व्यवस्था पर लिखी गई पहली पुस्तक अर्थशास्त्र है। संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लेखन किसने किया, तो संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लेखन कलहण ने किया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी किसने लिखी, तो राजतरंगिणी कलहण ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी में किसके इतिहास का वर्णन है, तो राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। कथासरित सागर किसके द्वारा रचित है, तो कथासरित सागर सोमदेव के द्वारा रचित है। 10 कुमार चरित किसने लिखी, तो 10 कुमार चरित दंडी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। हर्षचरित किसके द्वारा रचित है, तो हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। गौडवाहो किसके द्वारा रचित है, तो गौडवाहो वाक्पति द्वारा रचित है। विक्रमांक देवचरित किसके द्वारा रचित है, तो विक्रमांक देवचरित बिल्हन द्वारा रचित है। रामचरित किसके द्वारा रचित है, तो रामचरित हेमचंद्र द्वारा रचित है। कुमारपाल चरित किसके द्वारा रचित है, तो कुमारपाल चरित जयसिंह द्वारा रचित है। पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा रचित है, तो पृथ्वीराज विजय जयानक द्वारा रचित है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। आर्यों के ईरान से आने के साक्ष्य किस अभिलेख से मिलते हैं, तो आर्यों के ईरान से आने के साक्ष्य बोगजकोई अभिलेख से मिलते हैं। बोगजकोई अभिलेख का दूसरा नाम क्या है, तो बोगजकोई अभिलेख का दूसरा नाम एशिया माइनर अभिलेख है। बोगजकोई अभिलेख में कौन से देवताओं का उल्लेख मिलता है, तो बोगजकोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य देवताओं का वर्णन मिलता है। महास्थान तथा साहगोरा के अभिलेख किसके शासनकाल के हैं, तो महास्थान तथा साहगोरा के अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के हैं। साहगोरा अभिलेख में किस बात का जिक्र किया गया है, तो साहगोरा अभिलेख में सूखा पीड़ित प्रजा को राहत देने की बात का जिक्र किया गया है। महास्थान अभिलेख से किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो महास्थान अभिलेख से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय ग्रामीण प्रशासन हुआ करता था उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कौन से अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है, तो अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में हमें मिलता है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। और अशोक के अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण है, तो अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में कब सफलता पाई, तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता 1837 ईस्वी में पाई थी। अशोक के प्रयाग अभिलेख पर अन्य किस शासक की प्रशस्ति उत्कीर्ण है, तो अशोक के प्रयाग अभिलेख पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी, तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा लिखी गई है। संस्कृत का पहला अभिलेख कौन सा है, तो संस्कृत का पहला अभिलेख
रुद्रादामन का जूनागढ़ अभिलेख है। किस अभिलेख में सुदर्शन झील के मरम्मत का उल्लेख मिलता है? तो सुदर्शन झील के मरम्मत का उल्लेख रुद्रादामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख किसने उत्कीर्ण करवाया? तो हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग के राजा खारवेल ने उत्कीर्ण करवाया था। महरौली स्तंभ किस शासक से संबंधित है? तो महरौली स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। महरौली स्तंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम क्या लिखा गया है? तो महरौली स्तंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम चंद्र या फिर एक नाम और है धाव, यह नाम चंद्रगुप्त द्वितीय का दिया गया है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख, ये अभिलेख यहाँ पर 2 बार आ गया नाम, तो इसके लिए सॉरी दोस्तों, में किसके आक्रमण की चर्चा है? तो स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हुणों के आक्रमण की चर्चा है। सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होते हैं और ये साक्ष्य हमको 510 ईसा पूर्व प्राप्त हुए थे। सातवाहन शासकों को क्या कहा जाता है? तो सातवाहन शासकों को आंध्रभृत्य शासक भी कहा जाता है और जो कृष्णदेवराय थे उनके जो शासक थे उनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। पुलिकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा है? तो इसको लिखा है रवि कीर्ति ने। ऐहोल अभिलेख में किसके संघर्ष का वर्णन मिलता है? तो ऐहोल अभिलेख में हर्ष एवं पुलिकेशन द्वितीय के संघर्ष का वर्णन मिलता है और यह संघर्ष नर्मदा नदी के तट पर हुआ था और यह 634 से 635 ईस्वी में हुआ था। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या फिर न्यूमेस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत के प्राचीन सिक्कों को क्या कहा गया? तो भारत के प्राचीन सिक्कों को पंचमार्कड या फिर आहत सिक्के कहा गया है। भारत के प्राचीन सिक्कों पर किसका उत्कीर्णन नहीं है? तो भारत के प्राचीन सिक्कों पर किसी भी लेख का उत्कीर्णन नहीं है। आहत सिक्कों को ऐतिहासिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो आहत सिक्कों को ऐतिहासिक ग्रंथों में कारशापण कहा गया है। शासकों की आकृति वाले सिक्के कब प्रारंभ हुए? तो शासकों की आकृति वाले सिक्के हिंदी यूनानी शासकों के समय प्रारंभ हुए थे। और कौन से शासकों ने आकृति वाले सिक्कों का प्रचलन किया? तो शक, पहलव और कुषाण शासकों ने आकृति वाले सिक्कों का प्रचलन किया था। समुद्रगुप्त के सिक्के में क्या दर्शाया गया है? तो समुद्रगुप्त के सिक्के में उसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? तो कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। चौथी बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय हुई थी और यह कहाँ हुई थी? यह कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर जीत के उपलक्ष्य में कौन से सिक्के चलाए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर जीत के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे। चांदी के सिक्के कहाँ पर प्रचलित थे? तो चांदी के सिक्के प्राय पश्चिमी भारत में प्रचलित थे। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंदी यूनानी शासकों ने चलाए थे। और भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? तो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने चलाए थे। और सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए, इसलिए गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। शकारी की उपाधि किसने धारण की? तो शकारी की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की जब उसने शकों पर विजय पा ली थी। स्तूप की पहली चर्चा किस में मिलती है? तो स्तूप की पहली चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। बौद्ध विहार तथा स्तूपों का निर्माण कौन सी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद हुआ? तो बौद्ध विहार तथा स्तूपों का निर्माण 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा के बाद हुआ था। मंदिर निर्माण की कौन सी शैलियाँ प्रचलित थी? तो मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ प्रचलित थी, नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली। मंदिरों का निर्माण कब शुरू हुआ? तो मंदिरों का निर्माण गुप्त काल से शुरू हुआ था और गुप्त काल से पहले कोई भी मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था। अशोक ने कौन सी पहाड़ियों का निर्माण करवाया था? तो अशोक ने बराबर की पहाड़ियों का निर्माण करवाया था। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों का निर्माण कौन से संप्रदाय के लिए करवाया? तो अशोक ने बराबर पहाड़ियों का निर्माण आजीवक संप्रदाय के लिए करवाया था। अशोक द्वारा बनवाई गई गुफाओं का क्या नाम था? तो अशोक द्वारा बनवाई गई गुफाओं का नाम सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ तथा विषव झोपड़ी था। बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किस काल से शुरू हुआ? तो बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण
कुषाण काल से शुरू हुआ था। बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां कौन सी कला में बनाई गई है? तो बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां गांधार कला में बनाई गई है। गुप्त काल में मूर्ति निर्माण की कौन सी कला प्रचलित थी? तो गुप्त काल में मूर्ति निर्माण की गांधार कला तथा मथुरा कला प्रचलित थी। अजंता की गुफाओं के चित्र कौन सी शताब्दी के हैं? तो अजंता की गुफाओं के चित्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक है और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। बाघ की गुफाओं के चित्र कौन से काल के हैं? तो बाघ की गुफाओं के चित्र गुप्त काल से संबंधित हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इंडिका की रचना किसने की? तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री जो थी उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। ज्योग्राफिका की रचना किसने की? तो ज्योग्राफिका की रचना टोलेमी ने की थी। मेगास्थनीज के विवरण को किसने काल्पनिक माना है या फिर किसने झूठ माना है? तो स्ट्रेबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। फाहयान किसके काल में भारत आया? तो फाहयान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। फाहयान की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो फाहयान की प्रसिद्ध रचना फोक्यो की नाम की है और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाहयान कौन सी शताब्दी में भारत आया? तो फाहयान 5वीं शताब्दी में भारत आया था। ह्वेनसांग किसके काल में भारत आया? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। ह्वेनसांग कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो ह्वेनसांग 16 वर्षों तक भारत में रहा था। ह्वेनसांग का वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ह्वेनसांग का वृत्तांत सीयू की के नाम से प्रसिद्ध है और यह 629 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक भारत में रहा था। इत सिंह कौन सी शताब्दी में भारत आया? तो इत सिंह 7वीं शताब्दी में भारत आया था। इत सिंह ने विक्रमशिला तथा नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर कौन से धर्म का अध्ययन किया? तो उसने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। सुलेमान ने कौन से शासकों के बारे में लिखा है? तो सुलेमान ने पाल तथा प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा है। सुलेमान कौन सी शताब्दी में भारत आया? तो सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया था। अल-बुरूनी किसका समकालीन था? तो अल-बुरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था, यानी यह उसी के साथ भारत आया था। अल-बुरूनी ने कौन सी प्रसिद्ध किताब लिखी? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अल-बुरूनी ने तहकीक ए हिंद या फिर इसको बोलते हैं किताब उल हिंद, ये किताब लिखी थी। अल-बुरूनी का वास्तविक नाम क्या था? तो अल-बुरूनी का वास्तविक नाम अबू रिहान था। अल-बुरूनी ने किस भाषा का अध्ययन किया? तो अल-बुरूनी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। सुलेमान किस शासक के समय भारत आया? तो सुलेमान मिहिर भोज के समय भारत में आया था। और दोस्तों इससे आगे हमारा शुरू हो जाता है प्राक इतिहास। तो अब इसके क्वेश्चन हम करते हैं। जिस समय के मनुष्य के जीवन की जानकारी का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला उसे क्या कहते हैं? तो जिस समय मनुष्य के जीवन की जानकारी का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला उसको हम प्राक इतिहास या फिर प्राग्ञ इतिहास बोलते हैं। होमो सेपियंस का संबंध किससे है? तो होमो सेपियंस का संबंध ज्ञानी मानव से है। होमो सेपियंस का उद्भव कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? तो होमो सेपियंस का उद्भव 30-40 हजार वर्ष पूर्व माना जाता है। प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? तो प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक एकनिगम को कहा गया है। गुफा चित्रकारी का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो गुफा चित्रकारी का प्रमाण आदमगढ़ की गुफाओं से हमें मिला है। कौन से काल में मनुष्य ने अनुष्ठान के साथ शवों को दफनाने की प्रथा प्रारंभ की? तो मध्य पाषाण काल में। नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग सर जॉन लुबाक ने किया था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता खाद्य उत्पादन और पशुओं का उपयोग, यानी इस समय खाद्य का उत्पादन होने लगा और पशुओं का भी उपयोग होने लगा और स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास होने लगा था। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में स्थित है कौन से काल से संबंधित है? तो मेहरगढ़ नवपाषाण काल से संबंधित है। मेहरगढ़ पाकिस्तान से कृषि कार्य का प्राचीनतम साक्ष्य कितने वर्ष पूर्व प्राप्त हुआ?
तो मेहरगढ़ से कृषि कार्य का प्राचीनतम साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व प्राप्त हुआ। मेहरगढ़ पाकिस्तान में कौन सी फसलों की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो यहाँ से हमको गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। चावल की कृषि का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चावल की कृषि का साक्ष्य बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में स्थित कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ है। मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्तों को पालतू बनाया था। हड्डी के अनेक उपकरण हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के अनेक उपकरण हमें चिरांद बिहार से प्राप्त हुए हैं। मृद भांडों के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मृद भांडों के प्राचीनतम साक्ष्य हमें चौपानी मांडों से प्राप्त हुए हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के क्वेश्चन आंसर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MKT क्लासेस हरियाणा को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।